Assalamu alaikum dear class 9th. Welcome to Merit online class. Hope you all are fine. यूनिट नंबर 9 की हमारी जो रिवीजन थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, हम लोगों ने जो है वो पढ़ा था कंडक्शन के बारे में, कन्विक्शन के बारे में और रेडिएशन के बारे में। ठीक है, हमने स्मार्ट सिलेबस फॉलो किया। हमारी जो रिवीजन थी उस चैप्टर की वो कंप्लीट हो चुकी है। आज जो है वो हम यूनिट नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे बेसिकली हीट और टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, हमारे पास ये जो टॉपिक है, जैसे कि ये चैप्टर का नेम ही थर्मल प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास। मैटर की जो थर्मल प्रॉपर्टीज़ हैं हम उनको स्टडी करेंगे। तो मैटर की जो थर्मल प्रॉपर्टीज़ आती हैं उनमें हमारे पास हीट आती है, ठीक है, टेम्परेचर आता है और इंटरनल एनर्जी आता है। हम इन तीनों को जो है वो बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास हीट आती है कि हीट होती क्या है। ठीक है, हीट हमारे पास एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो हीट है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हमारे पास थर्मल एनर्जी है। ठीक है, थर्म का मतलब होता है हीट। ठीक है, तो हमारे पास हीट का एक थर्मल एनर्जी है। और हम अगर इसको डिफ़ाइन करें तो हम इसको इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, हीट इज़ अ थर्मल एनर्जी। और आप ये भी कह सकते हैं हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी की एक फॉर्म है, जिस तरह से काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, आपके पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, तो हीट भी एक आपके पास फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लेकिन इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये तब ट्रांसफ़र होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब दोनों बॉडीज़ में टेम्परेचर डिफरेंस होता है। टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब है कि एक बॉडी जो है वो अगर गर्म है तो दूसरी बॉडी ठंडी होगी, तभी टेम्परेचर डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से ये हीट जो है वो ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है, हीट इज़ अ थर्मल एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम अ वार्मर बॉडी टू अ कोल्डर वन। ठीक है, हमेशा हीट कैसे फ्लो करती है, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि हीट हमारे पास फ्लो करती है गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी की तरफ। ठीक है, हमेशा जो है वो हीट हॉटर से कोल्डर की तरफ जो है वो ट्रैवल करके जाती है। तो यहाँ पर भी हमने कहा कि वार्मर बॉडी से कोल्डर बॉडी में जाती है, और तब तक हमारे पास जो है वो हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती रहती है जब तक हमारे पास दो बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी जो है वो आपके दोनों हाथों की एग्जांपल दी थी कि एक हाथ गर्म है और एक हाथ ठंडा है, तो दोनों को आप साथ रखें, गर्म वाले हाथ से हीट निकलेगी, आपके ठंडे वाले हाथ में एब्जॉर्ब होगी, और एक टाइम आएगा दोनों हाथों का टेम्परेचर जो है वो सेम हो जाएगा। और एट दैट टाइम आपके पास क्या होगा कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो हीट तब ट्रांसफ़र होती है जब दो बॉडीज़ में क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस होता है। एक बॉडी हीट रिलीज़ करती है। कौन सी बॉडी हीट रिलीज़ करती है? जो गर्म होती है, जो हॉटर होती है। ठीक है, वार्मर बॉडी। और जो कौन सी बॉडी हीट एब्जॉर्ब करती है? एब्जॉर्ब करने वाली बॉडी जो है वो ठंडी बॉडी होती है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास हीट। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है जब दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, जब दोनों बॉडी जो है वो सेम जो है वो टेम्परेचर पे आ जाएंगी, तो तब बॉडीज़ का टेम्परेचर जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। नेक्स्ट हमारे पास टेम्परेचर आ जाता है। देखिए, हीट और टेम्परेचर में क्लियर डिफरेंस है। हीट हमारे पास एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, जो कि वार्मर बॉडी से कोल्डर बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। कब ट्रांसफ़र होती है? जब दो बॉडीज़ में टेम्परेचर डिफरेंस होता है। और अब हमारे पास टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर हमारे पास एक स्केल है। ठीक है, हमारे पास हीट को मेजर करने के लिए एक स्केल है जिसको हम टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, टेम्परेचर हमें ये बताता है कि कोई बॉडी कितनी गर्म है या फिर कितनी ठंडी है। ठीक है, ज़्यादा गर्म होगी तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठंडी होगी तो टेम्परेचर कम होगा। तो किसी बॉडी में हीट की अमाउंट कितनी है, ठीक है, ये हमें बताता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इज सिंपली इज़ द मेजर ऑफ हीट। ठीक है, हीट को मेजर करने को हम टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, मेजर करने के लिए जो स्केल यूज़ होता है वो हमारे पास टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर इज़ द अमाउंट ऑफ हीट इन अ बॉडी, कि किसी बॉडी में कितनी हीट है, ये हमें क्या बताता है? टेम्परेचर बताता है। ठीक है, तो हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि टेम्परेचर को मेजर करता है वो थर्मोमीटर कहलाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि आपको अगर फीवर हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, थर्मोमीटर से आपका फीवर जो है वो चेक किया जाता है। इसी तरह से आप डेली जो है वो स्कूल जब आते हैं तो थर्मल गन से आपका टेम्परेचर मेजर किया जाता है। तो आपके पास जो थर्मोमीटर होता है वो एक ऐसा डिवाइस है जो कि टेम्परेचर को मेजर करके बताता है। आपकी बॉडी का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है जो नॉर्मल बॉडी का होता है, अगर उससे ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में हीट एनर्जी जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो टेम्परेचर को मेजर करने के तीन जो है वो स्केल्स हैं हमारे पास। ठीक है, जिस तरह से आपके पास देखें मैस को मेजर किया जाता है किलोग्राम में। ठीक है,
इसी तरह से आपकी लेंथ को मेजर किया जाता है मीटर में। तो हर चीज़ को मेजर करने के लिए कोई ना कोई यूनिट होती है। तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास 3 तरह की यूनिट्स हैं, ठीक है। जिस तरह से अगर हम कहें तो लेंथ को मेजर करने के लिए आप लेंथ मीटर्स में भी मेजर करते हो, ठीक है, फुट्स में भी मेजर करते हो कि ये इतने फुट है, ठीक है। और आपके पास इसके अलावा सेंटीमीटर एक छोटी यूनिट होगी। तो इस तरह से आपके पास जो टेम्परेचर है उसकी भी 3 यूनिट्स हैं आपके पास। हम 3 यूनिट्स में टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास फ़ारेनहाइट आ जाता है, ठीक है। मोस्टली जो है वो हम जो अपनी बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं तो वो हम फ़ारेनहाइट में करते हैं। 98.7 जो है वो नॉर्मल बॉडी का, जो ह्यूमन बॉडी का जो है वो टेम्परेचर होता है। आपके पास 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब इससे ज़्यादा होगा, लाइक आप कहते हैं ना कि 100 जो है वो हमें फ़ीवर है, 100 डिग्री का फ़ीवर है, तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है, वो फ़ारेनहाइट में आ जाता है। अब आपके पास जो है वो फ़ारेनहाइट क्या, इट वाज फॉर्मुलेटेड बाय डेनियल फ़ारेनहाइट बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ मर्क्यूरी टेम्परेचर एंड आइस सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है। आपके पास ये फॉर्मुलेट किया था डेनियल फ़ारेनहाइट ने, ठीक है। मर्क्यूरिक थर्मोमीटर उसने यूज़ किया था, ठीक है, और आइस सॉल्ट सोल्यूशन उसने यूज़ करके ये जो है वो टेम्परेचर का स्केल दिया था, ठीक है, फ़ारेनहाइट। उसके बाद हमारे पास सेल्सियस आ जाता है। सेल्सियस भी हमारे पास एक टेम्परेचर होता है, ठीक है, टेम्परेचर स्केल है, ठीक है, जिसमें हमारी बॉडी का जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर है, ठीक है। फ़ारेनहाइट में 98.7 है और सेल्सियस में जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो हमारे पास सेल्सियस जो है वो एंडर्स सेल्सियस ने जो है वो दिया था, प्योर वाटर पे इसने जो है वो इसको इन्वेंट किया था। उसके बाद केल्विन आ जाता है जो कि इसकी एसआई यूनिट है, ठीक है, केल्विन। विलियम थॉमसन ने जो है वो इसको जो है फर्स्ट टाइम फार्मूलेट किया था और 1 केल्विन हमारे पास बराबर होता है 273.15 डिग्री सेल्सियस के। मतलब आपके पास अगर 1 केल्विन होगा तो उसमें कितने सेल्सियस होंगे आपके पास, 273.15 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होगा, ठीक है। ओके, टेम्परेचर की आपको समझ आ गई है, टेम्परेचर आपके पास क्या है, ठीक है, कितने हमारे पास जो है वो टेम्परेचर को मेजर करने की कितनी यूनिट्स हैं, ठीक है, और हर एक यूनिट का एक फार्मूला है जो कि आगे फर्दर जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इंटरनल एनर्जी आ जाता है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी देखिए हमारे पास यहाँ पे जिस तरह एग्जांपल लिखी हुई कि एक ग्लास है वाटर का। इनिशियली अगर आप देखें तो ये वाटर का जो ग्लास है ये आपको बिल्कुल स्टैटिक नज़र आ रहा है, बिल्कुल स्टेशनरी रुका हुआ पानी नज़र आ रहा है, तो ये किसी किस्म की कोई मूवमेंट नहीं कर रहा। तो आप कहेंगे कि इसकी इंटरनल एनर्जी इसकी जो काइनेटिक एनर्जी, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो है, क्योंकि ये रुका हुआ पानी है, ठीक है। अब इंटरनल एनर्जी होता क्या है, इंटरनल एनर्जी इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ऑल टाइप्स ऑफ जो एनर्जीज़ होती हैं मॉलिक्यूल की वो हमें क्या देती है, इंटरनल एनर्जी देती है। आपको बात समझ आई है कि किसी भी सोल्यूशन के अंदर या किसी भी मटेरियल के अंदर, ठीक है, आपके पास मैटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी हर किस्म की जो एनर्जी होती है, वो उनकी काइनेटिक एनर्जी, उनकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, वो सब अगर उन सब का सम किया जाए, उन सबको मिलाया जाए तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी बनती है। तो इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अभी आपको ये वाटर का जो ग्लास नज़र आ रहा है ये आपको बिल्कुल स्टेशनरी नज़र आ रहा है। आपको लग रहा होगा कि मॉलिक्यूल्स की कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, सो इसकी इंटरनल एनर्जी भी ज़ीरो होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सिर्फ जो है वो आपको मैक्रोस्कोपिक लेवल पे है, मतलब आप इसको देख सकते हैं। अगर आप इसको माइक्रोस्कोप से देखें, ठीक है, माइक्रोस्कोप से जब आप देखेंगे तो मॉलिक्यूल्स, हमने काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी में पढ़ा था कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हर टाइम क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। तो मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन से काइनेटिक एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। तो इस काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की वजह से इस वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें मैंने डेफिनेशन भी लिखी है, द कम्बिनेशन ऑफ मोशन इन अट्रैक्टिव एनर्जीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स गिव द इंटरनल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, या फिर जितनी भी टाइप्स की एनर्जीज होती हैं मॉलिक्यूल्स की, वो आपको क्या देती है, इंटरनल एनर्जी देती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। आपने इसको याद करना है और अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना है, ठीक है। थैंक यू।